हेलो फ्रेंड्स, मैं हबीब और आज मैं चैप्टर 11 ऑफ साइंस का पार्ट 6 बनाने वाला हूँ। आगे के पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 पहले बन चुके हैं। आप उन पार्ट्स को पहले देख ले ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप वो पार्ट्स को पहले नहीं देखेंगे आपको तो ये आप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ तो कि पहले वो आप देख लें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली बार रेंज ऑफ विजन के टॉपिक तक को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोगों को डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ना था। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब हमारे आई को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, मतलब हमें देखने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। इनको ये जो भी इनमें आते हैं उनको डिफेक्ट्स ऑफ विजन में काउंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We now know that a normal eye can see object over a wide range of distances varying from nearly 25 centimeter to infinity। कहा जा रहा है कि हमारा जो नॉर्मल आई है वो उसका रेंज है बहुत ज़्यादा है, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक देख सकता है। इन्फिनिटी मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है, इन्फिनिटी तक देख सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी किसी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई में डिफेक्ट्स आ जाते हैं और अगर वो बहुत सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, जितना हो सके अपने आई को मतलब अच्छा से ट्रीट करते हैं, फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ ही जाते हैं उनके आई में। ये इनके बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ रीजन्स है आने के, क्योंकि जो हमारे आई का जो प्रॉब्लम है वो बहुत तरीके से हो सकता है, एक नहीं दो नहीं बहुत तरीके से। इसीलिए अगर आँख में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग तुरंत एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब ये रीजन्स हो सकते हैं। कोई एक रीज़न आता है तो कोई भी नॉर्मल आदमी बता देता कि हाँ ये हुआ तभी ना ये बीमारी हुआ है, लेकिन इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो चलिए हम लोग और हम लोगों को कहा गया है कि इस क्लास में हम लोगों को दो कॉमन ऑप्टिकल डिफेक्ट्स पढ़ने हैं आई के। तो चलिए पहला का नाम है मायोपिया। ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन बुक में दिए हुए हैं। और नियर साइटेडनेस, मायोपिया उसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। और जो हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं। आपको लग रहा होगा फार साइटेडनेस मतलब दूर का चीज नहीं देख सकते हैं, सामने का देख सकते हैं। और नियर साइटेडनेस मतलब सामने का देख सकते हैं, सामने का नहीं देख सकते हैं और दूर का देख सकते हैं। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। साइटेडनेस का मतलब होता है देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हैं। साइटेडनेस का मतलब ही होता है देख सकते हैं, ठीक। तो अब इसका मतलब हो गया मायोपिया में ये होता है कि हम लोग सामने का चीज देख सकते हैं और दूर का चीज नहीं देख सकते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हम लोग दूर का चीज देख सकते हैं लेकिन सामने का नहीं देख सकते हैं। आप फिर से सुनिए, नियर साइटेडनेस मायोपिया को कहते हैं जिसमें सामने का देख सकते हैं, सामने का देख सकते हैं मतलब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा देख सकते हैं, यहाँ का नहीं देख सकते हैं, यहाँ का नहीं देख सकते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं जिसमें होता है कि सामने वाला ही नहीं देख सकते हैं लेकिन दूर वाला अच्छा से देख सकते हैं। तो आप लोग होप करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक और बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका छूट जाएगा। तो मायोपिया को नियर साइटेडनेस सामने का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस सामने का दूर का दिखेगा सामने का नहीं दिखेगा। चलिए अब हम लोगों को दोनों डिफेक्ट्स है उनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। तो मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस कहते हैं। मैंने अभी तुरंत आप लोगों को ये चीज बताया था। तो मायोपिया इज अ डिफेक्ट, रुक जाइए एक सेकेंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ मायोपिया इज अ डिफेक्ट, मतलब मायोपिया एक डिफेक्ट है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो आई होता है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, मतलब देख पाता है लेकिन वो बहुत ब्लरीज होता है। मतलब कुछ इमेज ऐसे है तो आपको इतना धुंधला ऐसे 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 करके बहुत ज़्यादा ब्लर दिखता है। ब्लर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, अगर एक इमेज ऐसा है तो जब आपको मायोपिया हो जाएगा तो ये क्या होगा कि इसका आपको
मतलब बहुत ज़्यादा ब्लर दिखेगा, आपको इसका कुछ पार्ट दिखेगा ही नहीं। आप इसको शायद अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है कि ब्लरिश हो जाता है, हमारा जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता है, बहुत ब्लर दिखता है। तो ऐसा केस में क्या होता है, जो लाइट रेज आती हैं, आपका इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, आप समझिएगा। द लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस, मतलब जो लाइट रे है वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से हमारे आई लेंस तक जब आते हैं तो वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो कहा जा रहा है कि जब मान लीजिए यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आया, ऐसे दो ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो दो लाइन से आ रहा है। यहाँ पे हमारा आई लेंस है, इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन का पावर, मतलब अपने आप को बड़ा छोटा करने का पावर घट जाता है या तो टोटली लॉस हो जाता है। घट जाता है तो ये थोड़ा सा बेंड कर देता है इमेज को। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों टकराया, यहाँ इमेज बन गया, आपका कॉर्निया था, यहाँ पे रेटिना था। जब आपका इमेज यहाँ पे बन गया तो रेटिना यहाँ पे है, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका ऑप्टिक नर्व सेंस कर लेगा, उसको ब्रेन पे भेज देगा कि ब्रेन आपको प्रोसेस करके आपको वो इमेज दिखे। तो जब लाइट रे जब आते हैं और रेटिना को टच करते हैं, तभी जो हमारा ऑप्टिक नर्व है वो सेंस करता है उसको, और ब्रेन के पास सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिससे कि वो प्रोसेस करके हमें इमेज दिखता है प्रोसेस होने के बाद। तो ऐसे हमें इमेज दिखता है। लेकिन जब हमें हमारा जो लाइट है, लाइट रे है, वो जब ये क्या बोलते हैं रेटिना पे बन ही नहीं रहा है, तो कोई चांस ही नहीं होता है कि ऑप्टिक नर्व उसको सेंस करके ब्रेन के पास भेज दे। यहाँ पे एक इमेज भी है जिससे आप अच्छा से समझ सकते हैं इस इमेज इसको, मायोपिया को। तो इसे को देखिए, एरो का मैं यूज़ करूँगा जिससे कि आपको अच्छा है समझ में आए। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मतलब ये लाइट रे आया, यहाँ बताया गया कि वो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ऊपर फिर उसके बाद यहाँ से एक और लाइट रे आया। अब आपका इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है, ये लेंस का जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन का पावर बहुत घट गया है। इसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है बहुत ज़्यादा है, कम हो गया है, लॉस हो गया एक तरीके से। तो ये बहुत कम बेंड कर रहा है, इतना सा बेंड करके छोड़ दिया। या एक अगर एक नॉर्मल आई होता तो वो इतना कम से कम बेंड कर देता आपका। तो ये होता है मायोपिया में, इसका बेंड करने का मतलब उसको कन्वर्ज करने का शक्ति ही कम हो जाता है। तो क्या होता है, वो रेटिना के आगे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। रेटिना है यहाँ पे, इमेज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो जब रेटिना पे टच ही नहीं किया तो कोई चांस नहीं है कि ऑप्टिक नर्व यहाँ का बना हुआ इमेज को सेंस कर ले। तो इस तरीके से आपका इमेज जो बनता है जब रेटिना के आगे बन जाता है तो उसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है, मतलब वो एक तरीके से नेग्लिजिबल होता है, उसका हमारे ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, ये मायोपिया है यहाँ है। हाँ, तो दिस डिफेक्ट may rise due to excessive curvature of the cornea और the elongation of the eyeball। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इनको याद रखिएगा। ओके, 1 सेकेंड। यस, हाँ, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखिएगा। तो जैसे मैंने आपको शुरू में यहाँ पे बताया था कि ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जैसे होने के वैरायटी ऑफ रीजन्स हैं, मतलब रीजन बहुत सारे हैं। उसमें एक रीज़न तो आपको पता चल गया कि पावर ऑफ एकोमोडेशन का कम हो जाना, और दो रीजन और आपके बुक में दिए हुए हैं, एक है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, एक है एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। तो यहाँ पे जाके आपको अच्छा से पता चल जाएगा क्या यहाँ पे बोला जा रहा है इस वाले इमेज में। हाँ, ये वाला इमेज में, ये इमेज में आपको अच्छा से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहले में कहा गया है कि इलोंगेशन ऑफ द कॉर्निया, यहाँ पे आपको विश्वास नहीं होगा, आप देख लीजिए। हाँ सॉरी, केयर ऑफ आइज आ गया। देखिए यहाँ पे एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई कॉर्निया, मतलब वही हुआ एलोंगेशन ऑफ द कॉर्निया।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ऊपर। और इमेज अब अच्छा से समझिएगा आप, ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं समझ में आएगा तो बहुत कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में। तो देखिए, इलोंगेशन ऑफ द कॉर्निया, ये कॉर्निया आपका इतना बड़ा हो गया। अब यहाँ से जो लाइट रे आएगा वो तो पहले कॉर्निया से कांटेक्ट में आएगा। कॉर्निया से क्या होगा कि वो थोड़ा सा हल्का सा कॉर्निया उसको बेंड कर देगा, वो आई लेंस पे जाएगा। अगर आई लेंस का पावर ऑफ एकोमोडेशन ठीक भी है, वो जितना अपना ये उसको कन्वर्ज करता है वो कन्वर्ज कर देगा, और वो इमेज का फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे ऐसे सट गया तो इमेज का फॉर्मेशन जबकि यहाँ होना चाहिए था तो वो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कॉर्निया इतना आ गया, यहाँ पे कॉर्निया रहता तो आपका यहीं पे ऐसे बेंड हो ही रहता कि दूसरा लेंस आ जाता, वो आपको अपना आराम से यहाँ पे मीट हो जाता दोनों, यहाँ पे कॉर्निया बन जाता। फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, इसी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है बस कॉर्निया वाला, बाकी आपको समझ में आ जाएगा आगे का। मतलब इससे समझिए। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कॉर्निया बना दूँ, 1 सेकेंड, कॉर्निया बना दूँ। ये आपका नॉर्मल कॉर्निया, इलोंगेटेड कॉर्निया। नाउ एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, हल्का सा बेंड हुआ, बहुत कम होता है। जब इतना सा बेंड हो गया तो ये होगा आई लेंस इसको और बेंड कर देगा, आई लेंस का तो काम ही है बेंड करना। तो जब ये इसको बेंड कर देगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा कहाँ पे, बिल्कुल रेटिना के आगे। ऑप्टिक नर्व सेंस करेगा नहीं, इमेज बनेगा नहीं। तो इमेज जब ऑप्टिक नर्व सेंस करेगा नहीं तो ब्रेन उसको सेंस करेगा नहीं, और ब्रेन उसको सेंस नहीं करेगा तो आपको वो इमेज दिखेगा नहीं। तो ये होता है। और दूसरा कहा गया है कि इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मतलब आई बॉल का ही बड़ा हो जाना। मतलब आपको समझ, आई बॉल क्या आप समझिए, ये जो आपको दिख रहा आउटर लेयर, ये जो वाइट कलर का है आपका, ये है आपका क्या बोलते हैं आई बॉल का बाउंड्री, मतलब यही इसको आई बॉल काउंट किया जाता है। अगर ये आई बॉल आपका बढ़ के इतना बड़ा हो गया मान लीजिए, तो होगा क्या, रेटिना चला जाएगा पीछे, लेंस तो यहीं पे ना रहेगा, लेंस तो अपना सिलियरी मसल से बाउंडेड है, वो तो चेंज नहीं हो पाएगा। आगे से कभी भी यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत पिक्चर बना दिया, आप फिर से देखिए, होगा क्या, आगे से तो यहीं पे रहेगा लेकिन पीछे से इतना बढ़ जाएगा। और क्या होगा, रेटिना आ जाएगा यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि अच्छा से हो जाए। ये हो जाएगा, रेटिना आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा रेटिना का पार्ट है इतना। ओके, मान लीजिए ये आपका लेंस है वही वह पुराना वाला, ऐसे मतलब सब चीज़ ठीक है, कॉर्निया बराबर, सब बराबर। ऐसे आया, दो लेंस कन्वर्ज किया, यहाँ पे फॉर्म हो गया इमेज, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। यहाँ पे आके इमेज फॉर्म होगा यहाँ, लेकिन आपको पता है कि आपका रेटिना बढ़ के आगे आ गया है, रेटिना आपका आ गया यहाँ पर, आपको यहाँ इमेज बनाना होगा तभी ऑप्टिक नर्व आपका सेंस करेगा। तो जहाँ पे पहले बनता था इमेज वहीं ना बनेगा, अब आगे थोड़ी ना बनने लगेगा, ये इलोंगेट हो गया तो इसीलिए ये भी एक कारण है मायोपिया के होने का। मैं इसीलिए कहा जाए नियर साइटेडनेस, इसमें होगा क्या, आपको सामने का चीज़ दिखेगा ही नहीं, ये होता है, मतलब सामने का चीज़ दिख जाएगा, दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो ये हो गया मायोपिया की कहानी। तो अब तो इसको ठीक तो करना ना पड़ेगा, नहीं तो जिनको मायोपिया हो गया पता चला उनको सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब दूर का कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ दूर का जाके देखना है, जा रहे हैं उठ के वहाँ सामने, वहाँ जाके देख रहे हैं। अब जो बूढ़े लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो तो चल भी नहीं पाते हैं अच्छा से, तो उनके लिए भी हमारे डॉक्टर्स ने काम करके रखा हुआ है। उनके लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ होता, कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है ताकि उनका जो मायोपिया डिजीज़ है
वो मतलब उन पे होने के बाद भी उनको कोई असर ना हो, तो होता क्या है देखिए। ये ऐसे आता है और ये एक आता है लाइट। तो सॉरी, थोड़ा सा पॉज हो गया था वीडियो। तो यहाँ पे आके जब दोनों मिलेगा, यहाँ के मिल गया, तो यहाँ जैसे नॉर्मली आता है वैसे आया। सॉरी सॉरी, यहाँ दूर तक आ गया है। हाँ, तो यहाँ तक आपका नॉर्मली आया, जैसे कि लाइट रे नॉर्मली ट्रैवल करता है वैसे आया। अब यहाँ पे कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के का काम क्या होता है कि वो कोई भी लेंस को डाइवर्ज कर देता है। मतलब ऐसे कोई लेंस आ रहा होता है, ऐसे नॉर्मली मान लीजिए ये ऐसे होगा, ऐसे करके नॉर्मल आ रहा होगा, वो इसको ऐसे डाइवर्ज कर देगा। मतलब दोनों को अलग अलग जाने के लिए भेज देगा। एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, दोनों दूर जाते जाएगा अपने से। तो वही यहाँ पे हुआ है, दोनों दूर जाने लगा, लेकिन अचानक आ गया हमारा आई का लेंस। तो आई का लेंस आया। आई का लेंस में पावर है ही थोड़ा सा ये करने का, मतलब उसको बेंड करने का, वो थोड़ा सा बेंड कर दिया। अब जब ये दोनों लाइट रे पहले से थोड़ा ऊपर चले गए थे, तो इसको बेंड करने में कम बेंड किया ना, तब भी इसका काम चल गया। क्योंकि ये कम बेंड किया, तो कम बेंड भी करने के बाद भी इसका ज़्यादा दूर तक चला गया इमेज। क्योंकि इसका हो क्या रहा था, सामने बन जा रहा था। तो क्या हुआ कि जब ये मान लीजिए ये ऐसे गया, तो ऐसे हल्का सा भी आप कर दीजिएगा तो ये दूर तक जाएगा। लेकिन ये जब ऐसे आएगा तब आपको ज़्यादा बेंड करना, मतलब ऐसे आया तो आपको ज़्यादा बेंड होना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये थोड़ा ऊपर जा रहा था, ये ऐसे बेंड कर दिया, तो कम उसको बेंड होना पड़ा, तब भी उसका काम चल गया। तो ऐसे वो मायोपिया का इफेक्ट ख़त्म हो गया। तो चलिए मतलब ये मायोपिया उसको तो अभी भी है, लेकिन मायोपिया होने के बावजूद भी हम लोगों को स्पेक्टेकल्स जब हम पहन लेते हैं, मतलब चश्मा में जब एक कॉनकेव लेंस लगा के हम लोग जब पहन लेंगे, तो हमें मायोपिया का कोई असर ही नहीं होगा। मतलब मायोपिया है भी, फिर भी हमारा फुल विजन है, हम लोग सब चीज़ अच्छा से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग हाइपरमेट्रोपिया शुरू। हाँ, तो हाइपरमेट्रोपिया में कहा गया है कि ये ज़्यादातर मिडिल एजेड आदमियों को होता है। तो आप लोगों ने मिडिल एजेड आदमियों को देखा ही होगा कि जब वो कोई भी पेपर वेपर पढ़ते हैं, तो वो अपने हैंड में बुक को थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं। बुक या न्यूज़पेपर जो भी है उनको थोड़ा दूर रखते हैं, ताकि वो उन्हें क्लियर दिखे। तो ये उन्हें हाइपरमेट्रोपिया जैसे बीमारी के चलते ही होता है। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में यही होता है कि आप लोग जब सामने का चीज़ देखते हैं वो आपको अच्छा से नहीं दिखता है, लेकिन जब आप लोग दूर का चीज़ देखते हैं वो आपको क्लियरली बिल्कुल दिखता है। तो यही होता है हाइपरमेट्रोपिया में। अब चलिए बुक में क्या कहा गया है उसे हम लोग आगे पढ़ते हैं। somewhat away from the eyes to read it properly, ये मैंने अभी बता दिया, ये पूरा लाइन यहाँ तक ये मैंने बता दिया है। दिस इज बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, ये भी मैंने बता दिया कि वो ये इसलिए होता है क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लर्न करिएगा। चलिए, इन दिस केस द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट गेट्स फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। image of nearby object gets formed behind the retina in the case of hypermetropia। ओके, तो इसको हम लोग इमेज की मदद से अच्छा है समझ सकते हैं। ये हाइपरमेट्रोपिया का इमेज है। ओके, चलिए समझते हैं। अगर कोई दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है वो तो सीधा लाइन में, जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो रहा है उससे तो नहीं आएगा, ये तो थोड़ा डाइवर्ज होके ही आएगा। तो यहाँ डाइवर्जिंग दो रेज आ रहे हैं, इसको मैं एरो से बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ऐसे जा रहा है, एक यहाँ से ऐसे जा रहा है। और पावर ऑफ एकोमोडेशन का जो ताकत है जो हमारे लेंस में है वो तो उसके पास नहीं है, लेकिन वो हल्का सा तो कन्वर्ज कर ही लेगा। ऐसा तो नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा टिल्ट तो उसको कर देगा, इतना तो है उसमें, इतना तो कर देगा, इतना बेंड कर देगा, वो इतना वो कर सकता है। तो यहाँ पे उसने उतना काम अपना किया है। उसने क्या किया, एक सेकेंड, उसने क्या किया, उसने उसको हल्का सा बहुत कम बेंड किया है। ऐसे वो बहुत ज़्यादा बेंड करता है, उसने हल्का सा बेंड किया, तो उसके कम बेंड करने के चलते वो जो इमेज था वो रेटिना के बाहर जाके बन गया। और इमेज होना कहाँ चाहिए, ये बन गया यहाँ पे, जबकि इसको बनना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, ऐसे ऐसे मतलब रेटिना पे बनना चाहिए था।
अब आप लोग सोचे होंगे क्या हुआ, तो यहाँ पे तो ऑप्टिक नर्व है ही ना, ऐसा थोड़ी ना, यहाँ पे तो ऑप्टिक नर्व है तो इमेज तो फॉर्मेशन हो ही जाएगा, रेटिना पे ही थोड़ी ना। तो आपको मैं बता दूं कि क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिक नर्व पे रहे या ब्रेन पे जाके बन जाए उससे कुछ नहीं, हम लोग को रेटिना पे ही रहना होगा। रेटिना ऐसे रहता है। ऑप्टिक नर्व लाइट सेंसिटिव सेल्स से नहीं बना होता, उसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होते ही नहीं है, वो लाइट को सेंस नहीं करता है। वो रेटिना पे जो लाइट आता है उसको सेंस करता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसको ब्रेन के पास भेजता है। लेकिन यहाँ क्या है कि रेटिना पे तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो वो सेंस क्या करेगा कि ब्रेन को कुछ भेजे भी, तो ब्रेन के पास कुछ है नहीं सेंस करने के लिए, तो वो कुछ देख ही नहीं पा रहा है। ये होता है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे है क्या। हाँ, आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि फोकल लेंथ ऑफ द आई कम हो जाता है, आई लेंस कम हो जाता है, मतलब जो हमारा आई लेंस है उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है। आई लेंस का फोकल लेंथ, सॉरी सॉरी सॉरी, फोकल लेंथ उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो हमारा आई बॉल है, मतलब जो हमारा आई है वो छोटा हो जाता है, जबकि मायोपिया के केस में वो बड़ा हो जाता था। तो इमेज के मदद से मैं इसको अच्छा समझा देता हूँ। ये है वो वाला इमेज। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए लेंस है ये इसको तो इतना यहाँ पे आपको क्या कहा गया था, इमेज फोकल लेंथ बड़ा होता है कि छोटा होता है, ये आप लोग देख लीजिए। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे है आपका फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लार्ज, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग तो वो दिखा दिया मैंने कि वो टू लार्ज हो जाता है। मतलब एक नॉर्मल कितना होता है, कितना बड़ा होगा एक नॉर्मली, बहुत ज़्यादा तो इतना से इतना बड़ा होगा। ये आपका एक नॉर्मल आई लेंस होगा। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के केस में होता है वो लार्ज कर जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। इसमें तो ये दिख ही नहीं रहा है, तो कलर चेंज करके बताता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। हाँ, फिर भी नहीं दिख रहा है, तो मैं इसी से बढ़ाता हूँ, छोड़िए इससे। हाँ, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कम से कम आपका। यहाँ पे लाइट रे आएगा, ये इतना दूर तक जाएगा, पहले तो कन्वर्ज ही करके आएगा ऐसे करके, एक ऐसे आएगा। तो ये क्या होगा, जब इतना बड़ा हो जाएगा तो उसको लाइट को और दूर जाना पड़ेगा। तो जितना दूर जाएगा फिर उसको कन्वर्ज करेगा। मान लीजिए वो इतना छोटा सा था शुरू में, तो उसको लाइट को कम दूर जाना पड़ रहा था, अब तो यहाँ तक उसको जाना पड़ रहा है। तो वो उसको तो और ज़्यादा पावर ऑफ एक्यूमुलेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन जितना उसके पास ताकत है वो उतना ही लगा सकता है। तो इमेज बाहर चला जाएगा। अच्छा, कन्वर्ज करेगा, वो जितना कन्वर्ज होता है एक नॉर्मल आई में उतना करेगा, लेकिन इमेज दूर तक जाके बनेगा। मतलब यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे इतना दूर लेंस है तो वो लार्ज होके इतना दूर आ जाएगा, लाइट यहाँ तक आएगा, तो वो उसको दूर जा और क्या होगा कि वो रेटिना के बाहर चला जाएगा। दूसरा है कि आई बॉल छोटा हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल आई बॉल ऐसे होता है, ये नॉर्मल साइज का आई बॉल है, तो एक वो जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो आई बॉल इतनी सी बड़ी हो जाता है। और क्या होता है कि मान लीजिए सब चीज़ ठीक है, ये भी उतना, ये नॉर्मल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कॉर्निया में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कॉर्निया का फोकल लेंथ आपका ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से ऐसे लाइट रे आएगा, यहाँ से भी आएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी आपका लेंस में, ये भी याद रखिएगा। सॉरी, मैंने दूसरा मायोपिया का बना दिया। तो इसमें क्या होता है, ये होता है डाइवर्ज होके आता है दोनों इमेज, एक ऐसे एक ऐसे, ये गया दोनों, ये दोनों यहाँ पे डाइवर्ज हुआ। लेकिन अब तो यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ रेटिना आ गया है, तो वो तो जहाँ तक करता था वहीं तक करेगा, तो यहाँ तक करेगा वो, यहाँ मान लीजिए दोनों मीट हो जाएगा। लेकिन आपका रेटिना यहीं पे था, यहाँ आके दोनों मीट हो गया। जहाँ पे नॉर्मल एक रेटिना होना चाहिए वहाँ पे मीट हुआ, तो वहाँ होने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ रेटिना है नहीं, अब रेटिना छोटा हो गया है। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है हाइपरमेट्रोपिया के केस में भी। हाँ, तो चलिए हाइपरमेट्रोपिया वाला में हम लोग आ गए हैं।
हाँ, अब है कि हम लोग इसको सुधार कैसे सकते हैं। तो यहाँ आपको इमेज के साथ बताया हुआ है कि हम लोग उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो देखिए, अगर इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, पिछले में हम लोग कॉनकेव लेंस रखे थे, कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, जो इसको थोड़ा सा और शुरू में थोड़ा कन्वर्ज कर लेगा। मान लिया यहाँ दो डाइवर्जिंग रेज आए, डाइवर्ज तो सुबह शुरू में करते ही हैं क्योंकि ये दूर से हैं। शुरू वाला लेंस इनको पहले ही कन्वर्ज करके कर दिया, पहले ये कन्वर्ज कर दिया। अंदर वाला जो हमारा रियल है ये लेंस है वो उसको और कन्वर्ज कर दिया, तो रेटिना पे इमेज बन गया। इस तरीके से हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हाइपरमेट्रोपिया डिजीज ये अच्छा से हो जाता है। मतलब हमारे आई में हाइपरमेट्रोपिया डिजीज होने के बावजूद भी हम अच्छा से देख सकते हैं। और बात समझ लीजिए, कॉन्वेक्स रखे जो कन्वर्ज करता है दो लाइट रेज, क्योंकि एरो से समझाते हैं ज़्यादा समझ में आएगा। एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज कर दिया एक जगह, थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया। अंदर में जो हमारा रियल जो आई का लेंस है वो थोड़ा सा और कन्वर्ज कर दिया। तो क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ बोथ आई लेंस द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ओके, डन। तो इस तरीके से इमेज तो फॉर्म हो गया रेटिना पे। तो हमारा हाइपरमेट्रोपिया डिजीज होने के बावजूद भी हमें अच्छे से दिखेगा। तो यही यूज़ किया जाता है हमारे स्पेक्टेकल्स में, और उन व्यक्तियों के लिए जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और जिनको मायोपिया होता है उनके लिए कॉनकेव लेंस। जिनको हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस, जिनको मायोपिया उनको कॉनकेव लेंस हो गया है। अब एक बीमारी कैटरैक्ट के बारे में बताया हुआ है। ये एक बहुत नॉर्मल सा बीमारी है, इसको मैं बता देता हूँ, जो बुक में मैंने इसको पढ़ लिया है। चलिए, इसमें बताया हुआ है ना कि आपका जो आई होता है, मान चलिए ऊपर मैं चल के बताता हूँ आपको अच्छे से, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, मान लीजिए ये आई है, आपका ये प्यूपिल है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि एक ब्लैक कलर का पिगमेंट चढ़ जाता है यहाँ पे, मतलब एक ब्लैक यहाँ पे कुछ रुकिए मैं अच्छा से बता देता हूँ। मतलब यहाँ पे एक ब्लैक लेयर चढ़ जाता है। ये ब्लैक वाइटिश, थोड़ा वाइटिश टाइप का होता है, मतलब वो दिखता है, वो ब्लर होता है एक तरीके से। यहाँ पे सब कुछ चढ़ जाता है। इससे क्या होता है, लाइट अंदर जा ही नहीं पाता, आँख के अंदर वो जाएगा कैसे, हल्का सा थोड़ा थोड़ा लाइट रह जाता है, जिससे कुछ ब्लरिश टाइप का इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्लर होता है, उससे आदमी को समझ में नहीं आता वो है क्या। तो इमेज का फॉर्मेशन ब्लर होता है, क्योंकि ये कैटरैक्ट क्या करता है, प्यूपिल के आगे एक लेयर बना देता है। प्यूपिल के आगे एक थिक लेयर, मतलब थिक नहीं, थोड़ा थिन ही होता है, लेकिन हम लोग एक तरीके कह सकते हैं वो थिक होता है। थिक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो वो थिक लेयर होता है, उस बीमारी जिस लेयर में थिक लेयर हो जाता है हमारे प्यूपिल के आगे, उसको हम लोग कैटरैक्ट बीमारी कहते हैं। और इसको चेंज करने के लिए हम लोगों को अपने आगे या तो बहुत सारे ऑपरेशन से हो जाता है, ये इसको हटा दिया जाता है, या तो कहीं कहीं लेंस हमारा ये जो है ये लेंस को ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये लेंस के आगे ही बनता है। तो यही इस कैटरैक्ट वाले में बताया हुआ। मैं अगर बढ़ के भी एक बार बता दे रहा हूँ, क्या है कि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कुछ। हाँ चलिए, sometime during old age the eye lens of some people become hazy or even opaque. This happens because of the development of membrane over it. When this happens, the person is said to have cataract. This leads to decrease or loss of vision of the eye. It is possible to restore in such cases. This is done by replacement of the opaque lens with a new artificial lens. वही जो लिखा हुआ वही मैंने बताया। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा आई लेंस होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाता है, मतलब एक परत चढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा जो आई लेंस होता है वो हैजी और ओपेक हो जाता है। मतलब हम लोग को ओपेक ऑब्जेक्ट आप लोग जान रहे होंगे, जिसके आगे कोई भी लाइट रे आगे जा ना पाए, तो ऐसा हो जाता है, मतलब उसके आगे कोई लाइट रे जा ही नहीं पाता है। तो एक तरीके से इसमें क्या होता है कि आदमी अंधा हो जाता है। हाँ, कभी कभी अंधा हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज और लॉस, या तो कभी कभी कम हो जाता है हमारा लाइट, मतलब जो हम लोग देख पाते हैं इतना क्लियरली, उसका डिक्रीज हो जाता है, या तो पूरा का पूरा विजन ही, आँख का जो हम लोग देख सकते हैं उसका शक्ति देखने का, वही पूरा खत्म हो जाता है।
तो इसको एक नॉर्मल तरीके से, मतलब नॉर्मल नहीं है, मतलब थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसको एक आसान तरीके से इसका ये रीस्टोर विजन किया जा सकता है, मतलब विजन को वापस लाया जा सकता है कैटरेक्ट बीमारी होने के बाद भी। तो ये होता है कि जो हमारा जो कैटरेक्ट बीमारी है वो तो है लेंस के आगे, मतलब लेंस ही पे हो जाता है, लेंस के ऊपर एक परत चढ़ जाता है और लेंस के आगे ही प्यूपिल होता है, जिससे अंदर कुछ लाइट रे जा ही नहीं पाता है, ना लेंस से ना प्यूपिल से। तो क्या होता है, ओपेक लेंस, ओपेक जो हमारा जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, ओपेक मतलब उससे कोई लाइट रे अंदर जा ही नहीं पाता है। तो उसको एक्सचेंज करके एक आर्टिफिशियल लेंस, मतलब दूसरा लेंस जो हमारे चश्मा में होता है, ये सब स्पेक्टेकल्स में होता है, वो वाला लेंस यूज किया जाता है, जिससे कि वापस हमें सब चीज जैसे होता है वैसे नॉर्मली दिखने लगता है। तो ऐसे हम लोग को कैटरेक्ट बीमारी से हम लोग बच जाते हैं, मतलब कैटरेक्ट बीमारी को होने के बाद भी हम लोग अपना विजन को रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये था कैटरेक्ट बीमारी में, और हम लोगों ने आज का टॉपिक खत्म कर लिया, मतलब डिफेक्ट्स ऑफ विजन आज हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है, देख लेते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। शायद केयर ऑफ आइज है वो, अच्छा हाँ केयर ऑफ आइज है। तो केयर ऑफ आइज ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, आप पढ़ के समझिएगा, लेकिन मैं इस वीडियो को बना दूंगा। उसके बाद एक और टॉपिक है विजुअली चैलेंज पर्सन्स, ये 2 टॉपिक हुए। उसके बाद है हेल्प फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन, ये एक तरह से एक ही टॉपिक में आता है, अलग बनाने का कोई रीज़न नहीं था इसका, लेकिन फिर भी बना दिया गया है। ब्रेल सिस्टम, जिसको हम लोग ब्रेल लिपि भी कहते हैं, ये भी उसी में आता है। तो अब ज़्यादा नहीं बाकी है, ये हम लोग 2 वीडियो में लगभग 2 वीडियो या 1 वीडियो में ख़त्म कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बाय। ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू, बाय।